गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम 12th क्लास बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम जो है वो एनिमल ब्रीडिंग है। स्टूडेंट्स, एनिमल ब्रीडिंग हमारे फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है जिसका नाम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। इसके बारे में जानते हैं कि एनिमल ब्रीडिंग जो है वो क्या है। एनिमल ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी 2 कैटेगरीज हैं। वन इज सीजनल ब्रीडिंग एंड अनदर इज कंटिन्यूस ब्रीडिंग। तो सबसे पहले सीजनल ब्रीडिंग के बारे में बात करते हैं कि सीजनल ब्रीडिंग जो है वो क्या होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। थ्रू आउट ईयर वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही रिप्रोडक्शन करते हैं। इसलिए उन ऑर्गेनिजम्स को सीजनल ब्रीडर कहते हैं और इस प्रोग्राम को सीजनल ब्रीडिंग कहते हैं। इसके अंदर कुछ मैमल्स के बारे में बताया गया है कि मैनी मैमल्स इन वाइल्ड कंडीशंस एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज। उनकी पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जब कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल होती हैं तभी वो क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर जो उनका सेक्सुअल अर्ज है, रिप्रोडक्शन अर्ज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि ये उनका क्या होता है, फेवरेबल सीजन होता है, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनके लिए। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, क्योंकि जो उनके यंग वंस होते हैं उस समय, जो उन यंग वंस ले करते हैं, पैदा होते हैं यंग वंस, उनके लिए एनवायरनमेंट में कंडीशंस जो है वो ऑप्टिमम होती है। अगर उनके लिए कंडीशंस ऑप्टिमम नहीं है तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रीडिंग नहीं करते। तो ये बताया गया, दिस टाइम्स ऑफ ईयर्स अलाउ फॉर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग ड्यू टू फैक्टर्स सच एज एम्बिएंट टेम्परेचर, फूड एंड वाटर अवेलेबिलिटी एंड चेंज इन द प्रीडेशन बिहेवियर ऑफ अदर स्पीसीज। अब उसके लिए क्या क्या कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर होना चाहिए यंग वंस के लिए, जो उनके नए न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके लिए टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल एम्बिएंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस हैं तो वो ब्रीडिंग नहीं शो करते। जैसे हम लिजार्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लिजार्ड जो है सर्दियों के बाद जब गर्मियाँ आती हैं तो सिर्फ उसी टाइम वो क्या करती हैं, ब्रीडिंग करती हैं, क्योंकि सर्दियों में वो क्या करती हैं कि एक स्लीप पीरियड के में चली जाती हैं। उस टाइम आपको छिपकलियाँ जो है वो, लिजार्ड जो हैं वो दिखाई नहीं देंगी। तो इसीलिए वो क्या है, सीजनल ब्रीडर है। इसी तरह से फ्रॉग्स हैं, आप देखेंगे जब बारिश का सीजन आता है उसी टाइम जो है आप टेडपोल्स या बिल्कुल स्मॉल फ्रॉग्स को देख सकते हैं, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस उसी समय में करते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि वही कंडीशंस उनके यंग वंस के लिए और उनके लिए फेवरेबल है। अदर सीजन्स के अंदर खुद को वो बचा ही पाते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। और उनके प्रीडेटर्स का जो बिहेवियर है उस समय में वो भी उनके ऊपर थोड़ा सा कम होता है। तो सीजनल ब्रीडिंग के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हैं, फ्रॉग, लिजार्ड्स और बहुत सारे बर्ड्स जो हैं। आप देखेंगे बहुत सारे बर्ड्स को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बर्ड्स जो है वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करते हैं, इसलिए वो क्या है, सीजनल ब्रीडर। इसी तरह से डियर है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सीजनल ब्रीडिंग के एग्जाम्पल हैं। ये सारे के सारे सीजनल ब्रीडर्स हैं। अब स्टूडेंट्स, इससे बिल्कुल अपोजिट जो है वो कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स है, उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स जो हैं वो थ्रू आउट जो है वो ईयर क्या करते रहते हैं, ब्रीडिंग करते रहते हैं। जिस तरह की इनकी कंडीशंस थी कि पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए या अदर एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स उनको चाहिए, इस तरह से कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स के साथ कोई सर्वाइवल इशू नहीं है। इसलिए ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। जो उनके रिप्रोडक्टिव फेज है उनके अंदर वो पूरे टाइम क्या रहते हैं, एक्टिव। और इसी तरह से उनका जो रिप्रोडक्टिव जो अर्ज है वो भी पूरे टाइम जो है वो एक्टिव रहता है। इसीलिए उनको क्या कहा गया है, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स जो है वो हनी बी क्वीन है,
सिर्फ इसके अंदर हनी बी क्वीन जो है वही रिप्रोडक्शन जो है शो करती है। उनके जो वर्कर्स हैं उनके अंदर आगे प्रोजेनीज जो है उनकी नहीं आती। इसी तरह से ड्रोन्स भी उनके इसी तरह के होते हैं, उनकी भी कोई प्रोजेनी नहीं आती। वहाँ जो एक बी हाइव में एक क्वीन होती है, हनी बी क्वीन, वही क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। सो वो थ्रू आउट द ईयर क्या करती है, रिप्रोडक्शन शो करती है। इसी तरह से उनकी जो पोल्ट्री है, जो हम देख सकते हैं हैन वगैरह, उनके भी एग्स जो है वो थ्रू आउट ईयर्स आते हैं। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर। इसी तरह से रैबिट, माइस और अदर कैटल्स, बेफेलो, काऊ और गोट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स हैं। इसी तरह से रैबिट और माइस को भी हम देख सकते हैं। माइस तो आपने सभी ने देखे ही होंगे, और तो ये कॉन्टिन्यूसली ब्रीड करते रहते हैं सारे के सारे। यहाँ पे ये रैबिट, माइस, कैटल्स, ये मैमल्स हैं, कंटिन्यूसली ब्रीड करते रहते हैं। एक ब्रीडिंग सीजन खत्म होने के बाद फिर नेक्स्ट दूसरा ब्रीडिंग सीजन इनका आ जाता है। जैसे एक बार यंग वंस इनके होने के बाद फिर नेक्स्ट के लिए ये प्रिपेयर हो जाते हैं। बीच में एक लैगिंग नहीं होती, एक बीच में एक गैप नहीं होता। लेकिन सीजनल ब्रीडर्स के अंदर एक रिप्रोडक्शन के दूसरे रिप्रोडक्शन के बीच में क्या होता है, गैप होता है। इनके अंदर ओस्ट्रस साइकिल जो है सीजनल ब्रीडर्स के अंदर 1 या 2 ही बार होती है साल के अंदर, बाकी टाइम नहीं होती। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। अब जो है हमारी लाइफ की 3 फेजेस थे, जिनमें से हमने 2 के बारे में डिस्कस पहले कर लिया था। पहला वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा जो था हमारा फेज लाइफ साइकिल का वो सेनिसेंस फेज था, वो अभी रहता था। तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि सेनिसेंस या ओल्ड फेज क्या होता है। जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज जो है, जैसे वेजिटेटिव फेज जब खत्म हो जाती है तो रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाती है, और रिप्रोडक्टिव फेज जब खत्म होती है तो उसके बाद हमारी सेनिसेंस फेज जो है वो शुरू हो जाती है। इसका मतलब रिप्रोडक्टिव खत्म होने के बाद सेनिसेंस फेज जो है वो शुरू होती है। सो रिप्रोडक्टिव फेज का एंड ही सेनिसेंस का क्या है, स्टार्टिंग है, उसका साइन है। अब इसके बाद ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसी तरह से ही यहाँ भी क्या होते हैं कि हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिससे क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज से सेनिसेंस फेज आ जाती है। सभी की लाइफ साइकिल के अंदर ऐसा होता है। सो यहाँ पे ये जो है ओल्ड एज का क्या है, पैरामीटर है कि रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो गया है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है, आप देखेंगे मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। जैसे कि अगर हम एक बिल्कुल छोटे बच्चे का मेटाबॉलिज्म देखें तो वो काफ़ी फास्ट है, और एक बिल्कुल जिसकी ओल्ड एज है अबाउट 60 जो है वो क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज स्टॉप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और सेनिसेंस फेज जो है, या हम इसको बुढ़ापा भी कह सकते हैं, ये आ जाती है। अब जो ये हमारी सेनिसेंस फेज है, ये लास्ट फेज है लाइफ स्पैन की, इसके बाद कोई फेज नहीं होती। इसके बाद क्या होता है कि इस फेज के ख़त्म होने के बाद फिर क्या होगी, डेथ होगी। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। इसके बाद क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये हमारी सेनिसेंस फेज, इसके साथ हमारी तीनों फेज जो हैं वो लाइफ की यहाँ पे फिनिश है। और ये सेनिसेंस फेज के बारे में हमने जाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।